हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर में। प्यारे साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का पेपर 36 शिफ्ट के अंदर हमारा खत्म हुआ था और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुल मिला के टोटल क्वेश्चंस लगभग बहुत सारे 60 से 65 क्वेश्चन हमारे बने एसएससी सीजीएल के पेपर में, जिनमें से आज मैं आपको इस क्लास के अंदर 40 वो महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए और एसएससी के सीजीएल मेंस और तमाम एग्जाम जो एसएससी के आने वाले हैं, जैसे वो एमटीएस का हो, उन सभी के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ये 40 सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनको आज इस क्लास के अंदर लगातार वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। एक सवाल से क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको भी हम समझेंगे। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। प्यारे साथी, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। प्यारे बच्चों, लास्ट वाले दिन से हम शुरुआत कर देते हैं। लास्ट पेपर जब हमारा हुआ 26/9 शिफ्ट 3 का, यह सवाल आपके सामने है और पहला सवाल आपका ये माना गया है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई इसमें पूछा है। इस क्लास के अंदर साइंस के बेहतरीन टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही हम यहां पर रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता इसे कहा जाता है। यह बात आपको क्या करना है, याद रखना है। प्रतिरोधकता का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा प्यारे साथी। अगर आपने कंप्लीट फिजिक्स का मैराथन नहीं देखा है 11 घंटे का, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। वहां पर पूरी फिजिक्स 11 घंटे के अंदर मैंने पढ़ा रखी है। सर्च कर लेना कंप्लीट फिजिक्स मैराथन बाई पुष्पेंद्र सर। तो आपका फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी का रो आर ए डिवाइड बाई एल। ये आपका फॉर्मूला होता है। रो का मतलब रेसिस्टिविटी, या इसी को हम दूसरे नाम से विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, बराबर। अब देखो, आर का मतलब रेसिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा? ओम। एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? ओम मीटर आपका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सभी आपको बहुत बहुत इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए हैं बच्चों। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम सीख पाएं। सबसे अपर लेयर आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे ऊपरा परत कौन सा होगा? बच्चों, समताप मंडल नहीं, ये तो दूसरी, अगर अर्थ की तरफ से ऊपर की तरफ चलोगे तो दूसरी परत का नाम क्या है? समताप मंडल। इसी दूसरी परत के अंदर हमारा ओजोन लेयर भी पाया जाता है। ओजोन परत भी इसी के अंदर प्यारे साथी पाया जाता है, जिसे ओजोन लेयर, और ये हमें किससे बचाता है? पराबैंगनी किरण यानी यूवी रेस से हमको ये बचाता है। ट्रोपोस्फीयर तो पहली परत है प्यारे बच्चों, ये तो सबसे निचली परत जो होती है, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर आपका क्या होगा? सही जवाब यहां पर हो जाएगा। इसे हम एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल भी कह सकते हैं। लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर जब आप जाएंगे तो इसकी सीमा यहां से स्टार्ट हो जाती है। मेसोस्फीयर ये भी नहीं होगा, लेकिन मेसो से एक सवाल जो आपके पेपर में बन सकता है, रेलवे के एग्जाम में बन सकता है, वो ये है कि पृथ्वी की सबसे ठंडी परत किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए सबसे ठंडी परत किसे कहते हैं, यानी कि कोल्डेस्ट लेयर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सबसे ठंडी परत आपकी मेसोस्फीयर होती है। प्यारे साथी, इसका टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है? -173 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। अगली बात पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। सभी सवाल बिल्कुल अभी जो 2024 का भी ये सीजीएल का एग्जाम हुआ है, कल परसों जिसकी आंसर की आई है, उसी के ये मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन है। कौन सा कोयला निम्न श्रेणी का भूरा होता है और मुलायम होता है? यानी कि भूरा कोयला किसे कहते हैं? और यह भी पूछा है कि वो घटिया क्वालिटी का होता है, तो इनमें से क्या होगा? कोयले 4 प्रकार के होते हैं प्यारे साथी। अगर मैं आपसे बोलूं कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो 4 टाइप्स के जो होते हैं भैया, वो होता है सबसे पहले हमारा सबसे बढ़िया वाला,
उसे कहते हैं बच्चों एंथ्रेसाइड। ये बात आपको क्या करना है, एंथ्रेसाइड। इसमें कार्बन, देखो बच्चों एक बात और, कोयला किससे बनता है, कार्बन। तो जितना ज्यादा कार्बन का प्रतिशत पाया जाएगा उतना कोयला बेहतरीन होगा। तो इसके अंदर लगभग 90 से 95% क्या पाया जाता है, कार्बन। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना गया। तो याद रखना सबसे उत्तम गुणवत्ता का कोयला ये है। दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा पीट आता है। पीट कहते हैं सबसे घटिया बेकार क्वालिटी का होता है, याद रखना। तीसरा क्या आता है बच्चों हमारा, तीसरा याद रखना लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, ब्राउन कॉइल, भूरा कोयला इसे कहते हैं। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। और चौथा हमारा आता है बेटा जिसे कहते हैं बिटुमिनस। इसे घरेलू कोयला कहते हैं, ये सबको याद रखना है। इसे हाउस होल्ड कॉइल यानी घरेलू कोयला इसे कहा जाता है। तो एक सवाल से कितने और कई कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको चारों से याद रखना। सबसे बेकार पीट, भूरा कोयला ब्राउन कॉइल लिग्नाइट, हाउस होल्ड कॉइल बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड सबसे बढ़िया होगा। आपसे ब्राउन कॉइल पूछा गया था इसके अंदर, तो आपको याद रखना है लिग्नाइट, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, यहां से सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथी चौथे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका आंसर। वीडियो के नीचे सभी बच्चों को कमेंट करके जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं सबका आंसर देते रहना है। साथ के साथ बताइएगा कौन सा एसिड सिरका, अचार वाली अम्लियों, सब्जियों, सॉस में खट्टापन जो होता है, सॉस जो आप खाते हो, एजेंट के रूप में मसाला बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके बता दो। यानी विनेगर, विनेगर जानते हो, सिरका जिसे कहते हैं बच्चों। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर मैं आपसे कमेंट में पूछूं तो आप बोलोगे सिरके में पाया जाता है जी गुरुजी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। बेटा एसिटिक अम्ल को एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसे इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इथेनोइक अम्ल भी इसको कहते हैं। इसका सूत्र बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है, CH3COOH आपका फॉर्मूला। देखो ये आपका 25 तारीख को पूछा गया है शिफ्ट 3 के अंदर CGL प्री एग्जाम में। तो CH3COOH इसका फॉर्मूला हो जाता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों टारटरिक, चलो बाकी के ऑप्शन को समझ लेते हैं। टारटरिक एसिड किस में पाया जाएगा, इमली के अंदर या अंगूर के अंदर पाया जाता है टारटरिक एसिड। अगर मैं बोलूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चींटी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। अगर मैं बोलूं सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू में, या फिर भैया संतरे में पाया जाता है। आपको इतना क्या करना है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। यह सवाल आपका एसएससी सीजीएल में शिफ्ट 2 में 25 तारीख को पूछा गया। जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को उबलते ट्यूब में डालकर गर्म करते हैं, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो देखो भाई रेलवे में केमिकल रिएक्शन का पक्का क्वेश्चन बनता है 100%, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का, एएलपी का, चाहे आरपीएफ का और टेक्नीशियन का, कोई एग्जाम क्यों ना हो, भर भर के विज्ञान जब आती है ना 25 नंबर की साहब और 40 नंबर की टेक्नीशियन, तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन कोई पूछ लेता है। मैं आज वही क्वेश्चन सेलेक्टेड करवाने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बच्चों कह रहा है लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखना PbNO3। जब इसको गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है बेटा PbO, प्लस क्या बनता है मेरे भाई NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपसे यही पूछा है कौन सी गैस निकलती है, तो आप देखना जरा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो क्या आएगा आपका नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है तो आप इसे सही कर लो बेटा, टाइपिंग एरर हो गई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका होगा, यानी नाइट्रोजन, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बी आपका यहां पर सही जवाब हो जाता है, ठीक है। सी आपका सही जवाब हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस लेड ऑक्साइड यहां पर क्रिएट होता है। और इसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का धुआं। भूरे रंग का धुआं किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आपका हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, और क्वेश्चन नंबर 6 का सभी मेरे प्यारे साथी जवाब देंगे। कहां से आया ये क्वेश्चन, आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत प्यारा सा सवाल है, और ज्यादा कुछ नहीं, घबराना नहीं। कह रहा है कि बताओ ये कोई फॉर्मूला है, कितने कार्बन है 9 और हाइड्रोजन है 20। भाई ये पूछा है कार्बन 9 है, हाइड्रोजन 20, तो बताओ ये कौन सा किस चीज का फॉर्मूला है। बेटा जब भी आपको कार्बन 9 दिख जाए तो क्या होगा, नन,
और 9 का डबल कितना होता है 18। 18 में 2 जोड़ दूं तो क्या आएगा 20। तो जब भी डबल से 2 ज्यादा हो तो एन लगा देते हैं। अगर सिर्फ 18 लिखा होता तो क्या लगा देता नन इन। अगर डबल से 2 कम होता, जैसे 18 से 2 कम होता तो 16 होता, तो फिर मैं क्या लगा देता YNE। तो यहां पर तो क्या लगेगा नॉन, यानी राइट आंसर क्या आएगा ए आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, आपके सीजीएल में पूछा गया। साथ ही ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है बढ़िया तरीके से। और भाई अब इस YouTube चैनल पर आपकी ऐसी लॉन्ग वीडियोस में डालता रहूंगा जो कि आपके रेलवे में और चाहे एसएससी का एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, आपके लिए रामबाण साबित होंगी। विज्ञान की अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो प्यारे बच्चों इस YouTube चैनल से आप लगातार जुड़े रहना, ये आपका प्यारा सा परिवार है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आएगा। एसएससी सीजीएल के पेपर में आया है शिफ्ट 1 में। मेंडलीव की टेबल मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री तो आप सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक। देखो बच्चों कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, मान लो पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो आप सर्च करो पीरियोडिक टेबल बाई पुष्पेंद्र सर, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका सिलिकॉन को क्या कहा जाता है। एका सिलिकॉन को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों एका सिलिकॉन का आपका पूछा है। जैसे अगर मैं पूछूं मेंडलीव की टेबल में एका एल्युमिनियम को क्या कहते हैं, तो याद रखना एका एल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलियम कहा जाता है। अगर मैं बोलूं कि एका सिलिकॉन को क्या कहते हैं, तो एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, जर्मेनियम आपका कहा जाता है। ये सभी साथियों को क्या करना है याद। एका बोरॉन को क्या कहा जाता है, एका बोरॉन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना स्कैंडियम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, स्कैंडियम। ये 3 तत्व याद रखने। एका वर्ड का मतलब होता है जस्ट बाद में क्या आएगा, तो बच्चों याद रखना एका एल्युमिनियम पूछता तो गैलियम, एका बोरॉन पूछता स्कैंडियम, एका सिलिकॉन पूछा है तो आंसर क्या आएगा जर्मेनियम। ये तीनों एका से 100% पेपर में कोई ना कोई सवाल बन जाता है। ठीक है, 8वें प्रश्न पर चलते हैं प्यारे साथी। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बच्चों आप लोग एक चीज याद रखना, देखो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सैचुरेटेड, ये आपको पढ़ाया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्च कर लेना आप लोग। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक हमारा होता है अनसैचुरेटेड, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, असंतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, असंतृप्त जिसे कहते हैं। सबको याद रखना है बेटा। सैचुरेटेड का एक टाइप आता है जिसे एल्केन कहते हैं, और इसके 2 होते हैं, एक होता है आपका एल्कीन और एक आपका क्या होता है इसका एल्काइन। तो ये सबको इतना याद रखना है, ये सबको क्या करना है याद। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 2, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का एक प्रकार होता है एल्कीन, असंतृप्त के 2 होते हैं एल्कीन और एल्काइन। इनके सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है मेरे भाई CnH2n-2। अब आपको यह चेक करना है कि सर देखो पहले वाले से ही चेक करते हैं। आपको पूछा है सैचुरेटेड कौन है, यानी एल्केन वाला कौन है इसके अंदर, इन चारों में। तो बेटा देखो यहां 3, जितना ये n होता है ना उतना कार्बन की संख्या होती है। जैसे ये कार्बन कितने 3, तो 3 को यहां पुट करके देखो n की जगह 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया 6 में 2 जोड़ा 8, तो इसका मतलब पहले वाले में सही आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एल्केन ही पूछा था। इसमें सही आएगा क्या, जी नहीं। देखो 3 यहां रखोगे 3 2 जा 6, 6 तो नहीं है भैया। यहां रखो 3 2 जा 6 में से 2 गया तो 4, तो फिर तो 4 आना चाहिए, तो नहीं। तो आपको एल्केन पूछा है, बाकी नहीं होगा। देखो 6 रखो यहां, 6 दूनी 12 और 2 14, तो नहीं 14 होना चाहिए था 6 के अकॉर्डिंग। तो 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 और 2 6, ये भी नहीं है। 4 रखोगे 4 2 जा 8 और 2 10, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ए आपका होगा। कैसा लगा तरीका ये आपको, बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको लास्ट तक इस क्लास को देखते रहना है। अब बताएं आगे 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लोहे और पानी की रिएक्शन से कौन सी गैस निकलती है, कमेंट करके बताइएगा। लोहा और पानी, मान लीजिए मैं बोलूं कि आयरन का फॉर्मूला ये होता है H2O, तो भैया यहां पर आयरन ऑक्साइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा भैया, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, हाँ या नहीं, या सिर्फ आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अगर बैलेंस करना नहीं आता है तो अभी सिर्फ आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या बनेगा, इतना तो जानते ही हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा लोहा तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा बेटा, या इसे आयरन ऑक्साइड। और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, जो हमारी बच गई, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। तो कितना आसान क्वेश्चन था, ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ये क्या करना है प्यारे साथी, याद रखना है। जो बच्चे एमटीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लास भाई बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपका पेपर चला ही हुआ है एमटीएस का, एसएससी का, या जो आपका स्टेनो वगैरह के एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए भी ये क्लास भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आएगा। गति से संबंधित क्वेश्चन है फिजिक्स का। गति के संबंध में गलत जोड़े और उनके उदाहरणों की पहचान करो। इनकरेक्ट आपको पहचानना है प्यारे साथी। करेक्ट अगर पहचानोगे तो इनकरेक्ट, यानी 3 करेक्ट है, चौथा गलत है। जैसे कह रहा है मोशन ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी कहते हैं, मान लीजिए कोई चीज ऐसे इस तरीके से गति कर रही है तो उसको क्या, जैसे ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ, सीधी रेखा में जो गति होती है उसको ट्रांसलेटरी, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं, रेखीय गति बच्चों कह सकते हैं उसको। तो ये तो आपका सही लिखा हुआ है भाई, ये तो सही लिखा हुआ है। कह रहा है घड़ी की सुइयां, तो पीरियोडिक मोशन, घड़ी की सुइयां एक फिक्स समय के बाद अपनी जगह पर आ जाती हैं, बिल्कुल। तो ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। पीरियडिक मोशन होती है जो एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती है, उसको मेरे बाबू क्या कहते हैं, पीरियडिक मोशन कहते हैं। फिर कह रहा है दोलन गति, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, दोलन गति थोड़ी है ये तो आपका क्या है। आगे कह रहा है घूर्णन गति, पंखे रोटेटरी मोशन, पंखे के ब्लेड घूमते हैं, तो ये सही है। दोलन गति थोड़ी है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति, वृत्त में ऐसे घूमेगी, तो दोलन थोड़ी हो रहा है जैसे पेंडुलम का होता है, नहीं। तो ये गलत है आपका तीसरा इसके अंदर। ठीक है प्यारे साथी, 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चों क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, व्हाट इज द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों जिंक जस्ते का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, ये भी याद रखना, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा कहते हैं इसको, इसी को तेजाब कहा जाता है। इसको बैटरी में प्रयोग किया जाता है, जो आपने इन्वर्टर वाली घर की बैटरी देखी होगी। तो H2SO4 किससे रिएक्शन करवा दो, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, इससे क्या बनेगा, यहां से जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक किसके साथ चला गया, सल्फेट। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, तो बच्चों आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिएगा 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताना क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, बताओ। फिजिक्स का बहुत बढ़िया सा सवाल है, कह रहा है नेम द फिनोमेना वेयर एन ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट on the path of light become very small and where light has a tendency to bend around it, not walk in the straight line। जैसे इस क्वेश्चन का पहले मैं पूरा हिंदी में मतलब बता देता हूं कि जैसे कोई कमरा है और इसके अंदर क्या है भैया, अंधेरा, और एक छेद है इस कमरे के अंदर, और उसमें से बाहर उजाला है भाई, बाहर से एक छेद जो होल है उसमें से लाइट अंदर आ रही है। तो उस लाइट के फिनोमिना को क्या कहते हैं कि वो एक छोटी सी जगह में से भी निकल जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो बच्चा इस घटना को परावर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं, आपतन नहीं, क्या कहते हैं, विवर्तन, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसे कहा जाता है। बहुत अच्छा सा सवाल था। ठीक है, 13वें सवाल पर चलते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। दाएं हाथ के अंगूठे में अंगूठे को निम्न दिशा किसकी ओर, आपने पढ़ा होगा एक मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम होता है बेटा, किसका होता है, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या दिया, मैक्सवेल नाम है इनका, इन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट हैंड थंब रूल। इन्होंने पता है क्या बोला बेटा, जैसे मान लो ये कोई वायर है, तार, इसमें क्या जा रहा है, करंट, करंट का मतलब क्या जा रहा है, आई से दर्शाते हैं विद्युत धारा को, इसमें करंट जा रहा है, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि भैया देखो एक चीज तो आपको पता है कि एक ऑरिस्टिड नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी सुचालक या कंडक्टर में से करंट जाता है विद्युत धारा तो वो हल्का चुंबक की भांति काम करने लगता है। वो सुचालक, वो वायर या तार, वो कैसा, मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। तो उसके आसपास क्या होगा बेटा, जब मैग्नेट की तरह काम करेगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी। तो कैसे निकाला जाएगा, उनकी डायरेक्शन क्या है। तो इसने कहा मैक्सवेल भैया ने कि भैया उस तार को ना तुम ऐसे पकड़ो
अपने हाथ से, दाएं हाथ से पकड़ना है राइट से, कि जो तुम्हारा अंगूठा है वो किधर होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, और तुम्हारा जो उंगलियों का ये कर्व होगा ना, उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी ऐसे पकड़ोगे, वही आपका क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा दिखाएगी। तो बेटा आपसे ये पूछा है कि थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। किसने दिया था ये नियम, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इसे कहते हैं। देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल अलग है, मैक्सवेल का अलग है, ठीक है, दोनों को अलग अलग समझना, एक ही नहीं है भैया, कहीं पगले हो जाओ, कहीं पगलेट हो जाओ तुम, है ना, पगलेट नहीं होना है बच्चों, पगला नहीं होना है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और किसका गुण क्या होगा, समान होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो लिथियम कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। लिथियम कौन से नंबर पे आता है, तीसरे पे। बेटा न्यूलैंड जो व्यक्ति है, न्यूलैंड जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि इन्होंने अष्टक का नियम बनाया। अष्टक का मतलब क्या होता है, ऑक्टिव, 8 तत्वों का ग्रुप इन्होंने बनाया था। इन्होंने कहा था कि जैसे संगीत के स्वर होते हैं ना, म्यूजिक वॉवेल्स जो होते हैं संगीत के स्वर, जैसे आपको चलो म्यूजिक आज गा के दिखाता हूं, है ना, हम मुझे पे बहुत अच्छे से आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आप देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा से लेकर सा 8वां लेटर सेम हो गया, सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर 8वां लेटर सेम हो गया। तो बच्चों इसने कहा था कि हम तत्वों को ऐसे लिख रहे हैं, एलिमेंट को, कि हर 8वां तत्व क्या होता है, रिपीट, अपने गुण को दोहराता है, उसको अष्टक का नियम। तो बेटा तीसरे नंबर पर लिथियम आता है, तो लिथियम का गुण किससे मैच होगा, 8 जोड़ दूं इसमें क्या आएगा, 11, और 11वें नंबर पे आवर्त सारणी में कौन आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 11 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथी। आप कमेंट करके बताओ क्या आएगा। ये थोड़ा सा आपको भाई याद रखना है, इस क्वेश्चन को समझना भी है। तापमान में अगर 10 डिग्री की वृद्धि कर दें तो रासायनिक प्रतिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। तो बेटा ये आपका लगभग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर आप 20 डिग्री करेंगे तो और 2 गुना, इस तरीके से ये आपका बढ़ जाता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले सवाल 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। देखो थोड़ी देर पहले समझाया था कि एका एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है, एका एल्युमिनियम का मतलब गैलियम को एका एल्युमिनियम कहते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और गैलियम का ही आपको अब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, एटॉमिक मास यानी परमाणु भार पूछा है, तो ये आपका 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 68, यहां पर याद रखना है आपको 68, 48 नहीं सॉरी 68 आपका आंसर आएगा। सीजीएल कब पूछा गया, 25 अगस्त 2024 को, अभी ये शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अगला सवाल बताइएगा, 17वां क्वेश्चन बताओ क्या आएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, मतलब नहीं है पूछा, ये मत सोचना कि है। तो बच्चों आप जानते हैं, देखो ऊर्जा का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है जूल। कैलोरी क्या होता है, कॉमन यूनिट होता है। कैलोरी क्या होता है, कॉमन, यानी कि साधारण मात्रक होता है। क्या होता है, साधारण मात्रक होता है। एसआई का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक, इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, जूल। कैलोरी कॉमन यूनिट, और किलोवाट आवर क्या होता है, कमर्शियल। कमर्शियल कहते हैं व्यावसायिक इकाई। कमर्शियल किसे कहते हैं, व्यावसायिक इकाई को कमर्शियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि बड़े लेवल की, कमर्शियल का मतलब बहुत बड़े लेवल की अगर कोई यूनिट है एनर्जी की तो वो किलोवाट आवर है। तो बच्चों यहां पर न्यूटन एनर्जी का यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये बल का मात्रक होता है, ये फोर्स का आपका यूनिट होता है। सबको इतना क्या करना है, याद रखना है बच्चों। एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, तो याद रखना एक कैलोरी में 4.2 आपके क्या होते हैं, जूल। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो याद रखना है 3.6 गुणा 10⁻6 आपके क्या होते हैं, जूल होते हैं। ये सबको भैया रेलवे में तो इतनी बार ये सवाल आया कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो बच्चे याद रखना है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल आपका आंसर होगा।
चलें 18वें क्वेश्चन पर साथी चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या आएगा। जब चूना पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, या देखो बेटा इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, इसको पानी से रिएक्शन करवा दो H2O। ये सवाल 26 अगस्त को आपका पूछा गया था। तो बेटा ये पता है क्या बनता है, इस तरीके से रिएक्शन होगी, यानी कि इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। CaO को एक तो क्विक लाइम कहते हैं, एक क्या कहते हैं हिंदी में, बिना बुझा चूना इसे कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसी को पता है क्या कहा जाता है बेटा, इसी को सिलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिलेक्ट लाइम, यानी कि बुझा चूना इसको प्यारे साथी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्यारे साथी, बुझा चूना इसको कहते हैं। सबको इतना क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा भैया, सही। या इसी को चूने का पानी भी कहा जाता है, इसी को लाइम वाटर, किसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी इसे कहते हैं, ठीक है, चूने का पानी इसको कहते हैं। 19वें क्वेश्चन पर साथी चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा। आइडेंटिफाई ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, आपको बताना है मोनो एटॉमिक एक परमाणविक क्या है। प्यारे साथी कुछ ऐसी गैस होती हैं जो डाई एटॉमिक होती हैं। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जो द्विपरमाणविक गैस होती हैं। इनको डाई एटॉमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका सिंगल एटम, एक अणु एक परमाणु एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए डाई एटॉमिक गैस बच्चों इनको कहा जाता है। तो प्यारे साथी याद रखना, जैसे डाई एटॉमिक क्या है, क्लोरीन डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये द्विपरमाणविक। आपको पूछा है एक परमाणविक, तो गलती नहीं करना है। आप बोलोगे गलती नॉट अलाउड भैया जी, गलती यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हीलियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। नोबल गैस बेटा, नोबल का मतलब आदर्श गैस, या इसी को क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस है। अक्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती जल्दी से। ये हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसके 18वें समूह में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, 18th ग्रुप के अंदर प्यारे साथी ये पाई जाती हैं। कौन कौन है ऐसी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ऑग्नीशियम, ये हमारी 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं। बच्चों सबको विशेष तौर से याद रखना है, और ये सारी की सारी ही मोनो एटॉमिक होती हैं, ठीक है। कोई और भी आ सकता है कल को पेपर में ऐसा ही सवाल, तो ये सभी मोनो एटॉमिक होती हैं बच्चों, याद रखना। अगला सवाल 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 19वीं सदी का एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अमेदियो एवोगाड्रो, के नाम पर किस संख्या को एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये तो याद रखना है, एवोगाड्रो नंबर A0 इस तरीके से लिख देते हैं कहीं पर, तो इसका क्या होता है वैल्यू, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एग्जैक्टली आपको क्या करना है, याद इतना होता है, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या, एक वैज्ञानिक के नाम पर यह संख्या को रखा गया है। चलें बच्चों 21वें सवाल पर चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ क्या आएगा। ये वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आज यहां पर करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं बच्चों, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहला टारगेट हमारा एसएससी और रेलवे ही है, चाहे वो आपका मेंस का पेपर आने वाला हो अब, क्योंकि प्री तो भैया हो चुका है, ठीक है, और चाहे रेलवे का, हमारा भाई रेलवे तो टारगेट रहता ही है हमेशा से, आपको पता है, चाहे उनका पेपर आने वाला हो किसी का, तो वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूं बेटा। तो क्या आएगा, इन द कंस्टेंट्स ऑफ पीरियोडिकविटी पिकोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है। पिकोमीटर का प्रयोग क्या होता है, तो याद रखना एटॉमिक रेडियस को मापने में होता है। एटॉमिक रेडियस बेटा परमाणु की त्रिज्या, याद रखना 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 की घात -12 है। बच्चों ये सारे पॉइंट याद रखने। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, अगर मैं पूछूं 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10 की घात -10। ये कुछ वैल्यू मेरी तरफ से याद रखना। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो आपको याद रखना है 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। याद रखना आपको 1 फर्मी में कितना होता है, कमेंट करके बता दो। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ, 1 फर्मी में कितना मीटर होता है अभी जस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना बेटा क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन कहता है 22 का आंसर, 22 क्वेश्चन है हमारा। बताओ बेटा। रॉबर्ट एफ कर्ल, हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई सामले, ये वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं। 1985 में इन्होंने कार्बन का एक एलोट्रॉफ अपर रूप खोजा, उसका नाम क्या है। देखो कार्बन के पहले एलोट्रॉफ क्या है, डायमंड है, हीरा है, ग्रेफाइट है। एलोट्रॉफ का मतलब है जो कार्बन कार्बन से ही मिलकर बना हो, कार्बन का अपर रूप, यानी कार्बन के अलावा उसमें और कोई ना पाया जाए। बट 1985 में इन्होंने एक अलग खोजा, डिस्कवर किया, उसका नाम क्या है तो बेटा याद रखना, उसका नाम होता है बकमिन्स्की फ्लोरेंस। पूरा नाम क्या है, बकमिन्स्की फ्लोरेंस, जिसे शॉर्टकट में फ्लोरीन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। प्यारे साथी, इसके अंदर अगर पूछे, देखो जब भी हम एलोट्रॉफ पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च कर लेना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय पुष्पेंद्र सर। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम एलोट्रॉफ पढ़ते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है कि ना तो हमें यह पता होता कि डायमंड में कितने कार्बन, ना हमें यह पता होता ग्रेफाइट में कितने कार्बन, लेकिन एकमात्र ऐसा अपर रूप एलोट्रॉफ यही है जिसमें हमें पता होता है कितने कार्बन होते हैं, C60, 60 कार्बन होते हैं। और जब ये 60 कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, फुटबॉल के आकार का संरचना बन जाता है। इसीलिए बकमिन्स्की फ्लोरेंस को फुटबॉल एलोट्रॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, फुटबॉल अपर रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुटबॉल अपर रूप भी प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। ये सभी को क्या करना है, याद। और जब भी बेटा आप फुटबॉल देखोगे ना, देखना, चलो वैसे तो सबने देखी होगी फुटबॉल, तो आपको कोई तो दिखेगा उसमें 5 साइड का फुटबॉल में, जिसे पंचभुज बोलेंगे, पेंटागोन, और कोई दिखेगा उसमें 6 साइड का, जिसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोन यानी षटभुज। तो कोई तो आपको दिखेगा बेटा उसमें कितने साइड का, 5, यानी जिसे क्या बोलेंगे हम, पेंटागोन, पंचभुज बोलेंगे। कितनी साइड होंगी उसमें, 5 साइड होंगी, 5 भुजाएं। तो आपसे पूछा जाता है कि बकमिन्स्की फ्लोरेंस जो है इसमें कितने पेंटागन होंगे, तो 12। टोटल कितने पेंटागन होते हैं, 12। इस तरीके से होता है पेंटागन, देखो 5 साइड का ऐसे। और बेटा हेक्सागोन कितने होते हैं, हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, षटभुज कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है, यानी 6 भुजाओं वाले 6 साइड वाले कितने होते हैं, तो ये बेटा 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है इस तरीके से, 6 साइड वाले। समझ पा रहे हो आप। तो 22 में क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको समझना है बेटा। 23 में क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहां पर करवाए जाएंगे। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। सबसे पहले तो ये समझ लो ग्रीन हाउस होता क्या है, हरित गृह प्रभाव हिंदी में कहते हैं बेटा। देखो हमारे वातावरण के अंदर, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसी गैस पाई जाती हैं प्यारे बच्चों, जो क्या करती हैं, सूरज से जो रोशनी आती है या गर्मी आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और भैया एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है। तो इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव बेटा कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है, देखो भैया मीथेन होती है, जी हाँ मीथेन तो जिम्मेदार होती है, मीथेन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जी हाँ ये भी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जी हाँ ये भी होती है, N2O इसका फॉर्मूला। लेकिन सर ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये नहीं है, तो भैया होती नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड, नहीं, नाइट्रस नाम है उसका बेटा। इसी को हम हंसने वाली गैस भी कहते हैं, यानी कि लाफिंग गैस भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हंसने वाली गैस भी जानते हैं, याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड। और ज्यादा अगर सूंघ लिया तो आज तो ज्यादा ही हंसूंगा, है गम में चला गया हूं मैं, मुझे छोड़ के चली गई मेरी वाली। अगर ज्यादा सूंघ लिया ना मजे मजे में तो बेहोश भी हो जाओगे, इसीलिए थोड़ा सा ही इस्तेमाल करने से आदमी हंसता है कि ज्यादा सूंघने लग जाओ। बेहोश करने के लिए 2 ही चीज, दे पेपर में आया हुआ है CGL में 25 अगस्त को। तो बच्चों 2 ही चीजों का प्रयोग हंसने में किया, सॉरी बेहोश करने में होता है। एक आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। एनेस्थीसिया के लिए ज्यादातर गैस जो प्रयोग की जाती है यही, एक तो क्लोरोफॉर्म और एक आपका क्या हो जाएगा बेटा N2O, यानी जिसका नाम क्या है भैया, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या याद हो गया आपको, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया यहां तक क्लियर है आपको। चलिए एक बार कमेंट में बताओ क्या मजा आ रहा है क्लास में, एकदम बढ़िया तरीके से आपकी क्लास चली हुई है।
बताइए बेटा। तो अब चलते हैं प्यारे साथी 24वें क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। वीडियो को रोककर आप भी कमेंट बॉक्स में 24 क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है। कहता है कि हैलोजन कौन नहीं है। प्यारे साथी सबसे पहले तो हैलोजन वर्ड का मतलब समझ लो। इसे कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर, यानी नमक बनाने वाली चीजों को हैलोजन कहते हैं। ऐसी चीजें जिनसे नमक बन सकता है उनको हैलोजन कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें 17th जो ग्रुप है यानी 17वां जो समूह है प्यारे बच्चों, उनको हैलोजन कहते हैं। इसके अंदर कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेरोसाइन, ये आपके हैलोजन होते हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। फिर कल बाहर आई आंटी टसन से, तो ये आपकी इसकी क्या हो जाती है? ट्रिक। बड़ी खतरनाक ट्रिक है, ठीक है। इनको हैलोजन कहते हैं। जैसे आप नमक, मैं कह रहा नमक बनाने वाले, तो जब भी कोई धातु इनसे टकराती है ना, मेटल, जैसे सोडियम धातु को अगर इससे रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये हमारा घर का नमक, खाने वाला नमक होता है NaCl। बट इसमें ये पूछा गया था कि हैलोजन कौन नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है पूछा है, तो हीलियम इसके अंदर आप देख सकते हो नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा? हीलियम, बी। 25वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है? C6H12O6। इसमें कार्बन का परसेंटेज, ये इतनी बार आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो और चाहे प्यारे साथी रेलवे का एग्जाम। कार्बन का परसेंटेज पूछा है तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो एक बार, C6H12O6। बच्चों अगर परसेंटेज कार्बन का पूछा है तो ऊपर तो आपको लिखना पड़ेगा कार्बन का मास यानी द्रव्यमान या भार, नीचे टोटल मास लिखना पड़ेगा ग्लूकोज का और मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो कार्बन का अगर मैं मास पूछूं तो एक कार्बन का होता है 12 और 6 कार्बन है तो टोटल कितना हो जाएगा? 72। एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो टोटल हाइड्रोजन है 12 तो कितना हो जाएगा? 12। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है? 6 तो 16 छिक्के 96। और अगर आप इसे टोटल कर दोगे तो बेटा ये आएगा आपका 180। कितना आएगा आपका? 180। अब कार्बन का कितना है? 72 तो 72 तो ऊपर आ जाएगा 72, 180 नीचे आ जाएगा। 100 से गुणा कर दो बाबू, तो 0 से 0 कट गया, 9 से ये 2 बार कट गया, 9 से 9 अट्ठे 72 यानी कि तो आपका क्या आएगा? 40%। 80 हो जाएगा, 80 में 2 से भाग देंगे, 40% आपका आंसर आएगा। कार्बन का परसेंटेज 40%। वेरी गुड। जिन बच्चों का सही जवाब है भैया ए इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन पर प्यारे साथी चलते हैं। कमेंट करके बताइएगा। ये सवाल ना सिर्फ एक एग्जाम बल्कि किसी भी एग्जाम को ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं जो 30 सवाल, चुने हुए 30 सवाल, यानी अभी जो CGL का पेपर हुआ है जस्ट, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपोर्टेंट बन सकते हैं। अगला सवाल है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब भी कहते हैं, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, H2SO4। इसकी रिएक्शन बच्चों अगर मैग्नीशियम से करवा दी जाए तो क्या बनेगा? तो देखो भैया, मैग्नीशियम किसके साथ चला जाएगा? सल्फेट, तो MgSO4। हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा तो H2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। CGL में 23 अगस्त को आपका ये सवाल शिफ्ट 2 में आया था बच्चों। बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि ये तो बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया है कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है 24 तारीख को। तो बच्चा करंट का SI यूनिट दुनिया जानती है क्या होता है? एम्पियर। बट क्या आप दूसरा मात्रक जानते हो? कमेंट में बताइए, क्या आप दूसरा यूनिट जानते हो करंट का? तो आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल। I का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी चार्ज आवेश बटे समय, यही होता है फॉर्मूला। आवेश बटे समय होता है टाइम। अब भैया एक बात बताओ, दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है कूलम्ब, और टाइम का होता है सेकंड। तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? कूलम्ब पर सेकंड। किससे मापा जाता है करंट को? बताइएगा। अमीटर से करंट को मापा जाता है, विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। लेकिन आप लोग कमेंट में ये भी बताओ कि गैल्वेनोमीटर भी तो एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है, वो क्या करता है? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो 27 में क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यहां पर बी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है प्यारे बच्चों। कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में बोला है। तो मैग्नीशियम से क्या हो जाएगा? Mg। हाइड्रोक्साइड क्या होगा? OH का होल ट्वाइस।
होल स्क्वायर मत कहना, होल ट्वाइस कहना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों, इसी को आने वाली शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये बात आपको क्या करनी है याद, ये वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशिया का दूध। इसी का प्रयोग जो इनो आप खाते हो ना, कभी पेट में एसिडिटी हो जाती है तो इनो जो लेके आते हो पाउच में क्या भरा रहता है, यही भरा रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है बेटा, हमें रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक, यानी यह पेट की एसिडिटी को दूर करता है, अम्लीयता को, किसकी, स्टमक की एसिडिटी को ये बच्चों दूर करता है। सभी को इतना याद रखना है, ये बेस होते हैं बेटा क्षार, जो अम्लीयता को खत्म करते हैं। बेस की पहचान ये होती है कि उसमें OH आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अब 29 पर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 29 का आंसर क्या आएगा बताइएगा। निम्नलिखित में से किन दो राशियों के आयाम समान हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका सेम होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में सीधा सा दिख रहा है कार्य, कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLt-2 और टॉर्क जो होता है टॉर्क, इसका भी होता है mLt-2। टॉर्क क्या होता है सर, टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है, बल, जो किसी चीज को घुमा देता है। ऐसे ढक्कन पर अगर आप लगाओगे खोलने के लिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स यानी बल गुणा दूरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है बल गुणा दूरी। तो देखो यहां से आपका लगभग ऐसा ही फॉर्मूला कार्य का होता है। कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख पा रहे होंगे जब फॉर्मूला ही एक जैसा लग रहा है, यूनिट ही सेम होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होता है, विमीय सूत्र समान होता है। देख रहे हो आप, विस्थापन दूरी वो मीटर में ही आता है, दोनों ही क्लियर। चलिए बच्चों 30वां क्वेश्चन एक हम कर रहे हैं, उसके बाद एक सवाल आपको होमवर्क का देंगे। प्यारे साथी, ये वो सवाल थे जो आपके पेपर में, सच बता रहा हूं, कई क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन को शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए कौन से फ्यूज की आवश्यकता होती है, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप कहेंगे फ्यूज, सबसे पहले तो फ्यूज बनता किसका है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो ये लेड प्लस टिन का बनता है। दो धातु हैं, एक लेड Pb और एक होता है टिन Sn, इसका फॉर्मूला Pb प्लस Sn। ठीक है बच्चों, चलिए बताइएगा। लेड प्लस टिन दोनों से मिलकर फ्यूज बनता है। ये क्या करता है, कहीं पर ओवरलोडिंग हो जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये खुद पिघल जाता है बेचारा। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक क्या होता है, बहुत कम, ये पिघल जाता है। गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। और प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, हाई रेसिस्टेंस होता है इसका बेटा, हाई रेसिस्टेंस होता है। ऐसा लग रहा है मुझे कि बीच में किसी क्वेश्चन में शायद आवाज चली गई थी, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप भाई, एक दो क्वेश्चन में शायद हो गया होगा। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रतिरोध इसका होगा। मेहनत मैंने पूरी की, आपको समझाने की कोशिश पूरी की। ज्यादा प्रतिरोध कितना होता है, 5 एम्पियर का होता है बेटा, जो घरों में हम प्रयोग कर लेते हैं। प्यारे साथी, ये 30 वो सवाल थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क का दे रहा हूं, HW का क्वेश्चन। प्लीज सभी बच्चे वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये क्लास, ये मेहनत, ये क्वेश्चन कैसे लगे आपके रेलवे के एग्जाम और आने वाले SSC के किसी एग्जाम, चाहे वो मेंस का ही पेपर क्यों ना हो, उसके लिए बहुत जान डाल देंगे। मतलब आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब बेहतरीन तरीके से तैयारी मैं आपको करवाऊंगा प्यारे से YouTube चैनल साइंस बाय पुष्पेंद्र सर पर। बच्चों सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर देना और लाइक करना। थैंक यू सो मच। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद।